We are starting GST amendment class and ये बहुत ही vital session है because it is not only covering GST amendment but it is also covering important topics. My expectation is that this time 40% of the paper will be covered by this class because टैक्स का एक फंडा होता है. टैक्स हमेशा वो लोग कुछ क्वेश्चंस तो पास्ट ट्रैक से पूछ लेते हैं and most of the questions they try to ask from the recent amendment और या फिर वो अमेंडमेंट जो 6 महीना साल भर पहले हुए थे लेकिन टिल यट दे हैव नॉट बीन आस्क्ड. मींस अमेंडमेंट भले वो 1 साल पुराना है लेकिन सारे अमेंडमेंट तो एक साथ पेपर में नहीं आ सकते ना भाई. तो हो सकता है लास्ट ईयर का अमेंडमेंट था लेकिन लास्ट ईयर में पूछ नहीं पाए तो वो उनके क्यू में है तो वो उनके फिल्ट्रेशन में आता है कि यार लास्ट टाइम नहीं पूछ पाए लेकिन टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इस साल पूछेंगे. तो अकॉर्डिंगली पिछले 3 टर्म तक के अमेंडमेंट हमेशा ही वाइटल होते हैं. कंसिडरिंग दिस द क्लास हैज बीन फ्रेम्ड. कैन यू हियर मी? कंफर्म मी वॉइस एंड विजुअल ऑल आर क्लियर? Yes, sir. Visual is clear? Now it is clear, right? Yes. Fine. So माई टारगेट इज कि मैं इस टर्म के नहीं पिछले 3 टर्म में जितने भी अमेंडमेंट बताए गए थे इंस्टीट्यूट के द्वारा वो सब यहाँ पे कवर अप कर लूँ. बहुत सिंपल सा, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फाइंड आउट किया है. नो 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 अटेम्प्ट ऑफ दैट. बस पिछले 3 टर्म में जितने भी अमेंडमेंट आए थे सबको एक साथ कंपाइल किया है. तो while going through this class you will find that few of the topics you know very well that the same thing has been done in the class. तो से यार ये तो मैंने क्लास में किया था तो ये कौन सा अमेंडमेंट है. नहीं नहीं ये अमेंडमेंट नहीं है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दैट इज व्हाई वी मेंशन द नेम जीएसटी अमेंडमेंट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. फाइन. अच्छा, क्लास का नोट्स के नाम पे हमने कुछ फ्लायर्स बनाए हैं. ये इंस्टाग्राम फ्लायर्स हो सकते हैं या व्हाट्सएप फ्लायर हो सकते हैं और इन फ्लायर्स को आपको गो थ्रू करना है. फ्लायर्स के बाजू में यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है तो आपको इस नंबर के थ्रू अपना ट्रैक मेंटेन करना है कि whether this has been done or not. Got it? Okay. आज सी क्लास बहुत छोटी सी क्लास है. वी आर हैविंग ओनली 1.5 hour सेशन. इन दिस 1.5 hour we might not be able to complete the entire amendments but we are ready to take one more class. That's not an issue. तो एक अभी ले लेते हैं और एक 15 अगस्त में आज़ाद हो जाते हैं अपने वापस से और फिर उसके बाद फिर वो क्लास ले लेंगे 16, 17, 18 तक. राइट? फाइन. डे एंड तक अपने सेट कर लेंगे. लेट्स स्टार्ट विथ फ्लायर नंबर 23. The flyer number 23 suggests that the topic is e-way bill. ई-वे बिल का टॉपिक है. क्या कहता है ई-वे बिल में? आपको पता है कि ई-वे बिल जनरेट होने के बाद भी आप उसको यूज कर सकते हो लेटर. ऐसा नहीं कि ई-वे बिल जनरेट हो गया तो आप उसको इमीडिएट यूज करो. अच्छा, ई-वे बिल को लेके डॉक्यूमेंट्स को लेके कभी ये कंसर्न नहीं बनाया गया था कि कितने पुराने डॉक्यूमेंट से ई-वे बिल बनाया जा सकता है. ये तो पता है कि एक बार ई-वे बिल बनाया तो आपको 72 आवर्स में इसको यूज करना पड़ेगा. दैट वी नो. परंतु ई-वे बिल कौन से पुराने डॉक्यूमेंट से बना सकते हैं? जैसे सपोज मैंने इनवॉइस बनाया था 10 दिन पहले, माल डिलीवर नहीं किया. इनवॉइस बनाया था 10 दिन पहले, माल की डिलीवरी अब कर रहा हूं. तो कैन आई प्रिपेयर एन ई-वे बिल विथ 10 डेज पुराना वाला इनवॉइस? तो रिगार्डिंग दैट द लॉ वाज साइलेंट. तब तो ये भी बात आ गई कि यार यदि इसको अलाउ कर रहे हो तो इज इट पॉसिबल कि मैं साल भर पुराने वाले इनवॉइस का अभी डिलीवरी कर रहा हूं तो कैन आई मेक ई-वे बिल नाउ? तो लॉ ने बोला यार कोई कुछ भी हो जाए, देयर मस्ट बी सम रिस्ट्रिक्शन. नाउ दे इम्पोज्ड अ रिस्ट्रिक्शन. व्हाट दे सेड कि कोई भी ई-वे बिल 180 डेज पुराने डॉक्यूमेंट्स का नहीं बनाया जा सकता. E-way bill can only be generated for documents such as invoices or delivery challan dated within 180 days prior to the date of E-way bill
For instance, if you are generating an e-way bill on January 1, 2025, the document date must not be earlier than July 5, 2024. I hope ये पिच सेल्फ सफाइस है, आपको पूरा नॉलेज इससे मिल गया। थोड़ी बहुत स्टार्टिंग की क्लास में मैं तुमसे कन्फर्मेशन मांगूंगा, उसके बाद तो कन्फर्मेशन मानना ही नहीं है। तो भैया जी ये इनवॉइस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर या थोड़ा सा और मोर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड? मेक इट फास्ट, मेक इट फास्ट, रिप्लाई फास्ट। कैन यू हियर मी? नेक्स्ट, ई-वे बिल का एक और छोटा सा अमेंडमेंट है। व्हाट इज द अमेंडमेंट? द अमेंडमेंट सजेस्ट कि द वैलिडिटी ऑफ एन ई-वे बिल कैन बी एक्सटेंडेड, बट द टोटल वैलिडिटी पीरियड, आपको पता है ई-वे बिल की वैलिडिटी 100 किलोमीटर पे एक दिन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, 200 किलोमीटर पे एक दिन वाला कॉन्सेप्ट। तो क्या ये ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकती है? आंसर इज यस, इट कैन बी एक्सटेंडेड। द वैलिडिटी ऑफ एन ई-वे बिल कैन बी एक्सटेंडेड, लेकिन कितना? तो लॉ बोल रहा है द टोटल वैलिडिटी पीरियड, यानी ओरिजिनल पीरियड प्लस एक्सटेंडेड पीरियड, द टोटल वैलिडिटी ऑफ द ई-वे बिल पीरियड including all extensions made time to time cannot exceed 360 days from the original date of generation of e-way bill. अरे भैया, कश्मीर से कन्याकुमारी भी यदि आप आपकी लॉरी जा रही है तो साल भर से बेसी थोड़ी टाइम लगेगा, चाहे कितना ही रास्ता जाम क्यों ना हो। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर एक्सटेंशन and original time together, maximum time of validity of e-way bill can be 360 days. For example, if an e-way bill generated on January 2025, it can be extended up to December 27, 2025. ठीक है, 360 डेज का मैक्सिमम एक्सटेंशन। एग्जाम में स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेंगे? 1 ईयर करके आएंगे। अरे भैया 1 ईयर नहीं है, फिर मिस्टेक से 365 डेज करके आएंगे। 365 डेज भी नहीं है, इट इज 360 डेज। बात क्लियर? ओके, ध्यान रखना 360 डेज। एमसीक्यू में सब पूछ सकता है। आते अगले फ्लायर से, अगला फ्लायर है आईटीसी का। बीच में 2 वैल्यूएशन जंप कर गया क्योंकि वो वैल्यूएशन रूल से रिलेटेड है। अभी मैं वैल्यूएशन रूल को इस क्लास में कवर अप नहीं कर रहा हूं। हम लोग कर रहे हैं आईटीसी। व्हाट डज द फ्लायर से कि आपने एक आरसीएम में गुड्स खरीदा है या सर्विस ली है, तो आपको पता है जब तक आपका इनवॉइस आपको मिल नहीं जाता तब तक आप आईटीसी ले नहीं सकते। आरसीएम में क्या होता है? आरसीएम में रेसिपिएंट खुद अपना इनवॉइस बनाता है। इवन सप्लायर हैज गिवन द इनवॉइस, स्टिल द रेसिपिएंट क्रिएट अ सेल्फ इनवॉइस। तो अब यहाँ पे 2 इनवॉइस आ गए, एक सप्लायर का इनवॉइस और एक रेसिपिएंट का इनवॉइस। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हेन कैन आई क्लेम आईटीसी? कैन आई क्लेम आईटीसी व्हेन आई रिसीव द इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर, और आई नीड टू कंसिडर द टाइम लिमिट, आई नीड टू कंसिडर सेल्फ इनवॉइस? एक ये प्रश्न। अच्छा, फिर 16(4) आपने पढ़ा है, टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी। तो वहां पे आपने इन टाइम लिमिट पढ़ा है कि 30th November from end of the year in which invoice was raised. Again question arise, which invoice? सप्लायर ने जो इनवॉइस किया वो वाला कि रेसिपिएंट ने जो इनवॉइस बनाया वो वाला? So this clarification has been made in this particular page. What does it say? It says कि जून 26, 2024 में डिपार्टमेंट ने सर्कुलर ला के क्लैरिफिकेशन दिया था। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? सर्कुलर हमारे यहाँ कौन लाता है? बोर्ड। और बोर्ड का नाम क्या है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो सीबीआईसी हैज ऑफिशियली क्लैरिफाइड दैट व्हेन अ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट issues a self invoice under section 31(3) to account for RCM on supplies from unregistered supplier,
the timing for claiming ITC under section 16(4) is determined by the financial year in which that invoice is issued. यहाँ पे that invoice का मतलब है self invoice. तो जिस दिन रेसिपिएंट ने वो सेल्फ इनवॉइस रेज किया था वहां से टाइम लिमिट रेकन होगी. यानी सप्लायर का इनवॉइस दिया तेल लेने, दैट इज नॉट आवर मैटर ऑफ कंसर्न. आवर टाइम लिमिट शैल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट जिस दिन रेसिपिएंट ने अपना सेल्फ इनवॉइस इशू किया था, वहां से उस ईयर के एंड से अगले फाइनेंशियल ईयर के 30 नवंबर तक यू कैन क्लेम आईटीसी. किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे भी किसी भी टॉपिक पे डाउट आया, डाउट आने के दो रीजन है कि उसको पुराना प्रोविजन ही याद नहीं है तो उसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आराम से मुझे पुट ऑन करना कि सर थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए. तो हो सकता है मुझे पुराना प्रोविजन बताना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये फ्लायर समझ में आ जाएगा. इसलिए मैं ये बार बार पूछूंगा नहीं, लेकिन इफ यू आर हैविंग द डाउट यू कैन मोस्ट कंफर्टेबली पुट योर क्वेरीज. ठीक. Next, moving ahead. चैप्टर आईटीसी 16(6). आपने 16(1) पढ़ा, 16(2) पढ़ा, 16(3) पढ़ा, कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी. 16(3) में आपने पढ़ा कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन वाले प्रोविजंस. 16(4) में आपने पढ़ा टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी. उसी सीरीज में 16(6) एक और सेक्शन है. ये सेक्शन क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो. और ये सेक्शन वाइटल है. क्यों वाइटल है? क्योंकि ये दो चैप्टर को हिट करता है. आपको मैंने कई बार क्लास में बताया था कि सीए इंस्टीट्यूट का वो फेवरेट क्वेश्चन होता है जो एक साथ दो चैप्टर को हिट करता है, ताकि एग्जाम में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए ये कौन से चैप्टर का है भाई. तो ये पर्टिकुलर फ्लायर जो कि अमेंडमेंट है आईटीसी का, लेकिन इसको पढ़ते समय आपको रियलाइज होगा कि रजिस्ट्रेशन चैप्टर को हिट कर रहा है. सेक्शन 16(6). मैं आपको पहले सिनेरियो दिखाता हूं, फिर आप अपने आप ही समझ जाओगे. सिनेरियो ये है कि 16(4) की बात हो रही है, टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी. ठीक है. और टाइम लिमिट फॉर क्लेमिंग आईटीसी आपको पता ही है, अगला फाइनेंशियल ईयर था 30 नवंबर. अब अगले फाइनेंशियल ईयर के 13 नवंबर में क्या होना है, सपोज आपको एक इनवॉइस मिला है 18 जुलाई को, 18 जुलाई 2024. तो आपको पता ही इसका आईटीसी आप कब तक ले सकते हो, 30 नवंबर 2025 तक आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपने एनुअल रिटर्न अभी तक नहीं भरा है. अभी हुआ क्या कि जब तक मैं आईटीसी में यहाँ पे लेना भूल गया, सब कुछ याद नहीं, अब कुछ भूल गया. फिर ऑडिटर महोदय आए और उन्होंने बोला क्या कर रहे हो भाई साहब, आईटीसी लीजिए इसका. हमने बोला थैंक यू दोस्त, बचा लिया. अब 30 सितंबर को मेरे को ध्यान आया कि मुझे इसका आईटीसी लेना है, लेकिन तब तक पता नहीं क्या लोचा आया और उधर मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हो गया. तो रजिस्ट्रेशन में लोचा आ गया होगा यार, रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड हो गया. अब रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड तो मैं रिटर्न ही नहीं भर पा रहा हूं, और रिटर्न ही नहीं भरूंगा तो आईटीसी कहां से मिलेगी. इस तरीके से मैं आईटीसी अभी ले नहीं पा रहा हूं. चलो कहानी चल रही है. अभी रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड और मेरा फाइनली रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया, यानी मैं आईटीसी ले नहीं पाया. मैंने रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन 30 में अप्लाई कर दिया, सेक्शन 30 में अप्लाई कर दिया, और बाद में मेरा रजिस्ट्रेशन रिवोक मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन रीस्टोर हो गया. लेकिन रीस्टोर होते होते 7 दिसंबर आ गया. हे ईश्वर, टाइम लिमिट चली रही. अब मैं आईटीसी कैसे लूं, मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं. दैट वाज अ पॉइंट, दैट वाज अ क्वेश्चन कि भैया आप बताओ इसका आईटीसी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट हैज एक्सपायर्ड. यहां पे लॉ पहले साइलेंट था, हमारा इमोशन कह रहा है कि नहीं नहीं आप आईटीसी ले सकते हो भाई, कहाँ प्रॉब्लम है, ले लो, तुम्हारी गलती थोड़ी है. ये तो रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ, कैंसिल हुआ, रिस्टोर हुआ, तो तुम्हारी गलती थोड़ी है, तुम ले लो. तो इमोशन कुछ और बोल रहा है लेकिन लॉ साइलेंट है, तो भैया ले नहीं सकते ना. तो फाइनली लॉ ने कुछ बोल दिया. लॉ ने क्या बोला
लॉ ने बोला आप ले सकते हो। अब आप इसको पढ़िए। सेक्शन 16 सिक्स, भाई साहब आप थोड़ा गायब हो जाइए, हाँ थैंक यू। सेक्शन 16 6 of CGST Act 2017 provides a vital exception to the time limit restriction under section 16(4), especially in situation where a taxpayer's GST registration was cancelled and subsequently revoked, yani restored. Where a registered person GST registration is cancelled under section 29 and later the cancellation is revoked under section 13 via an order of appellate authority tribunal court, जिस किसी प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो गया। At the time of cancellation, ITC in respect of certain invoice or debit note was not restricted. Not restricted मतलब ले सकते थे आप। Then the taxpayer, जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस समय तक आप ले सकते थे। Then the taxpayer shall be entitled to claim that ITC in a return under section 39, either if the return is filed by the 30th November following the end of the relevant financial year or by date of furnishing the relevant annual return, whichever is earlier। तो भाई साहब 30 नवंबर के पहले पहले ले लो तो बहुत ही अच्छी बात, 30 नवंबर के अंदर नहीं ले पाओ तो कोई बात नहीं, ये पैरा पढ़ लो। For the period between the date of cancellation or its effective date and the date of revocation, provided the taxpayer files a valid return within 30 days from the date of revocation order, whichever of these two timelines is later। तो भैया 30th नवंबर और जब आपका रजिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाता है तो आपको अपने पुराने सारे रिटर्न भरने की परमिशन मिलती है विद इन 30 डेज ऑफ रिस्टोरेशन। तो विद इन 30 डेज ऑफ रिस्टोरेशन आप जब भी अपना रिटर्न भरेंगे तब आप उस इनवॉइस की आईटीसी ले सकते हो। यानी इस केस में मेरा रजिस्ट्रेशन रिस्टोर कब हुआ, 7/12/25, मैं 30 डेज के अंदर रिटर्न भर दिया। तो सपोज मैंने रिटर्न भरा है 25/12/25 को, तो लॉ बोलता है यहाँ पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। ध्यान रखना एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये है। यदि जरा सा भी डाउट है बिंदास बोल दो, सर एक बार फिर से बता दो। हमारा तो काम ही आपको पास कराना, हम करेंगे वो सारे काम जिससे आप पास हो जाओ। तो ये फ्लायर नंबर 28 नोटेड रखना कि ये भैया वाइटल है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। टॉपिक आ रहा है आरसीएम, फ्लायर नंबर 29। सब खुश हो? फ्लायर नंबर 29 कहता है कि भैया इफ एन अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड rents out commercial property to a GST registered tenant, then the tenant is responsible for issuing a self invoice, जो कि RCM है, paying the GST at 18% under RCM and claiming ITC if eligible। यानी कोई भी अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड, सुन रहे हो ना, कोई भी अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड यदि अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट करता है, कौन सी प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, ठीक है, और जिसको लेट आउट कर रहा है वो टेनेंट जो है ना वो रजिस्टर्ड है, तो भैया यहाँ पे टेनेंट की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना इनवॉइस इश्यू करे, 18% जीएसटी खुद दे और बाद में उस पर आईटीसी ले ले। ठीक है, ये पुराना प्रोविजन है, 2024 में ये आ गया था। ये यहाँ पे 2025 में एक और पॉइंट आ गया। सब पॉइंट एक बार मैं दोबारा बता दूं। सप्लायर कौन है? सप्लायर है अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड टेनेंट। और दिया क्या भाड़े पे? दिया है भाई साहब कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो भाई साहब इस पे आरसीएम लगेगा, ये इसी बात बोलना चाह रहा है। और रेट ऑफ जीएसटी मैंने आपको और बता दिया, आरसीएम लगेगा। रेट ऑफ जीएसटी तो एग्जाम में याद करना नहीं है आपको, सो डोंट बॉदर अबाउट रेट ऑफ जीएसटी, बस इतना समझ लीजिए इस पे आरसीएम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और अमेंडमेंट है जो दूसरे फ्लैग से आ जाएगा आपके, वो ये है कि जो रजिस्टर्ड टेनेंट है ना, he must not be
कंपोजिट स्टीम सप्लाई, ये 2025 में अमेंडमेंट, it must not be a composite steam supplier. यदि वो कंपोजिट स्टीम का सप्लायर है ना तो आरसीएम नहीं लगेगा। आरसीएम नहीं लगेगा मतलब आरसीएम नहीं लगेगा, फॉरवर्ड मैकेनिज्म लगेगा। फॉरवर्ड कैसे लगेगा, ये तो अनरजिस्टर्ड है। इसका मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। यस, जीएसटी नहीं लगेगा। यानी एक अनरजिस्टर्ड बंदा एक अनरजिस्टर्ड बंदे को कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दे तो जीएसटी नहीं लगती। यदि एक अनरजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड बंदे को कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दे, वॉइस क्लियर है कि वॉइस क्रैक हो रहा है? वॉइस क्लियर है? हाँ, कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दे तो जीएसटी लगेगी लेकिन आरसीएम में लगेगी। एक अनरजिस्टर्ड बंदा रजिस्टर्ड बंदे को, जो कि अंडर सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दे तो जीएसटी नहीं लगेगी। बात सिंपल। और यदि एक रजिस्टर्ड बंदा एक अनरजिस्टर्ड बंदे को कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दे तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म लगेगा। एक रजिस्टर्ड बंदे को कमर्शियल प्रॉपर्टी भाड़े पे दे तो फॉरवर्ड मैकेनिज्म लगेगा। आई होप ये सारी बातें क्लियर, राइट? किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, हम चले आगे। नेक्स्ट लाइन नंबर 30। ये जो अमेंडमेंट है ये रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। पर्सन मेकिंग ओनली आरसीएम आउटवर्ड सप्लाई आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 23(2). ये आपने सेक्शन 23 में पढ़ा था। यदि कोई बंदा सिर्फ सप्लाई करता है और वो भी आरसीएम में, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, ठीक है? एक्सेप्ट पर्सन इंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप। ये मेटल स्क्रैप एक नया प्रोडक्ट आया है जिसमें आरसीएम इंसर्ट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेटल स्क्रैप का आरसीएम वाला पॉइंट, बिकॉज मेटल स्क्रैप इज और वॉइस क्रैक हो रही है। लेट मी डू समथिंग। मेटल स्क्रैप नया आरसीएम में आया है, बात क्लियर? लेकिन आरसीएम ऑफ गुड्स आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप एक बार इसको ज्यादा तवज्जो मत दो। तवज्जो हमें क्या चीज को देना है? हमें तवज्जो देना है कि रजिस्ट्रेशन टॉपिक में बोला हुआ है, सबको पता है, सेक्शन 23 सबको पता है कि रजिस्ट्रेशन इनको नहीं चाहिए। जिनको नहीं चाहिए, एक बंदा जो पूरी की पूरी सप्लाई आरसीएम में करता है उसको रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। यानी किसी लॉयर को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, किसी डायरेक्टर को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, किसी इंश्योरेंस एजेंट को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, क्योंकि उनकी पूरी सप्लाई आरसीएम में फॉल करती है। अब यहाँ पे कोई सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप है, उसके ऊपर भी आरसीएम लग रहा है, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 23 में एक एक्सेप्शनल पॉइंट आ गया दैट इफ यू आर अ सप्लायर ऑफ मेटल स्क्रैप and your supply falls under RCM, then in spite your goods is falling under RCM, still you need to get yourself registered. I hope ये point clear है सबको। Okay. MCQ के लिए इंपॉर्टेंट था। मेटल स्क्रैप को लेके एक प्रोविजन और आ गया। आपको पता है टीडीएस, जीएसटी का टीडीएस जो है ना, वो बड़ा ही, उसकी कहानी तो आपको पता ही है, नहीं कहानी तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सारे टीचर्स कहानी के साथ टॉपिक को नहीं पढ़ाते। हमने तो आपको 2017 से सारे टॉपिक पढ़ाना शुरू किया है कि 2017 में क्या था और अभी क्या है और ये चेंजेस क्यों आया, उसी कहानी भी हमने आपको बताई थी। तो एक बार टीडीएस की कहानी सुन लो आप।
नहीं तो ये टॉपिक समझना मुश्किल हो जाएगा, इस टॉपिक की गरिमा नहीं समझ में आएगी। टीडीएस की कहानी यह है कि 2017 में जब जीएसटी लॉ आया था तो उन्होंने प्रोविजन डाला था टीडीएस अंडर सेक्शन 51 की कोई भी सप्लायर किसी भी रेसिपिएंट को यदि 2.5 लाख से ऊपर की सप्लाई करेगा तो रेसिपिएंट उसका 1% टीडीएस काटेगा और मंथली रिटर्न सबमिट करेगा। ऑलरेडी उस समय महीने के 3 रिटर्न थे, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3, 2017 की बात बता रहा हूं। ऊपर से टीडीएस का एक और रिटर्न, पब्लिक ऐसे सड़क पे आ गया था, ऊपर से इन्होंने ऐसे जुमला और डाल दिया। तो टीडीएस को लेकर तो जबरदस्त आंदोलन हुआ कि ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि 2.5 लाख इतना छोटा सा अमाउंट है ना कि 2.5 लाख का सप्लाई तो फटाक से होते ही दिखता है, और 2.5 लाख की सप्लाई करते ही आपको फिर टीडीएस भरना पड़ेगा रिटर्न। तो पब्लिक ने इसको बहुत अपोज किया। तो फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया, टीडीएस का प्रोविजन ऑलमोस्ट विड्रॉ कर लिया, यानी टीडीएस नाम का कोई कॉन्सेप्ट रहने नहीं दिया जीएसटी में। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने अपनी इज्जत रखते हुए टीडीएस को कंटिन्यू किया और क्या कहा, ये कहा कि भाई साहब यदि आप गवर्नमेंट को कोई सप्लाई करोगे तो गवर्नमेंट आपका टीडीएस काटेगा। अब ये तो ये सिर्फ ना अपनी नाक रखने की बात हो गई, क्योंकि टीडीएस का मेन पर्पस होता है कि गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब यहाँ पे तो आप गुड्स सप्लाई गवर्नमेंट को ही कर रहे हो, तो गवर्नमेंट को तो इंफॉर्मेशन है ही, तो वहां पे फिर आपको टीडीएस काटते रखते क्या फायदा हुआ। बोला नहीं, टीडीएस कॉन्सेप्ट रहेगा। और फाइनली उन्होंने क्या रहा कि टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल इफ यू आर मेकिंग अ सप्लाई बिटवीन योरसेल्फ, but if you are making any supply in excess of 2.5 lakh to government, then the government or government department or PSU or local authority shall deduct TDS, and TDS काट के वो लोग गवर्नमेंट को जमा करेंगे, 1% CGST, 1% SGST। ये है बैकग्राउंड। अब इस साल ये पॉइंट धमाकेदार एंट्री है, क्योंकि टीडीएस में तो यही था ना कि गवर्नमेंट को सप्लाई करेंगे तभी टीडीएस कटेगा, अदरवाइज टीडीएस कटेगा ही नहीं। अब ये बोल रहे हैं मेटल स्क्रैप इज द प्रोडक्ट, वो कोई भी किसी को भी बेचेगा 2.5 लाख से ऊपर की सप्लाई तो टीडीएस का प्रोविजन लगेगा। यानी सपोज ए लिमिटेड ने मेटल स्क्रैप बी लिमिटेड को सेल कर दिया, भैया गवर्नमेंट को सेल किया क्या? नहीं, प्राइवेट ने प्राइवेट को सेल किया, तो ये पहली प्राइवेट एंटिटी आ रही है जिसको टीडीएस काटना पड़ेगा। कौन सी प्राइवेट एंटिटी? जिसने मेटल स्क्रैप 2.5 लाख से ऊपर का परचेज किया है। तो ए लिमिटेड ने 2.5 लाख से ऊपर का मेटल परचेज किया है, ए लिमिटेड ने 2.5 लाख से ऊपर की मेटल सप्लाई की है बी लिमिटेड को, तो हियर बी लिमिटेड विल डिडक्ट टीडीएस एट द रेट 2%, 1% सीजीएसटी, 1% एससीएसटी, और कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को जमा करेगा। आपके लिए वन ऑफ द अमेंडमेंट है और हमारे लिए अलार्म है कि आज लोग मेटल स्क्रैप लाए हैं, कल ये लोग और भी प्रोडक्ट लाएंगे और टीडीएस को धीरे 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 बढ़ा करेंगे। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस या खतरनाक हो जाए ना, कौन कौन सी सर्विस पे कितना टीडीएस लगता है, वैसे यहाँ पे भी ये पहला आ गया है, पहला टॉपिक, पहले प्यार का पहला दम आ गया है, इसका नाम है मेटल स्क्रैप। अब आप ये एंट्री नंबर फ्लायर नंबर 31 पढ़ लीजिए। टीडीएस अंडर सेक्शन 51 on metal scrap supplies between registered person. Section 51(1)(d) now mandates TDS where a registered person receives metal scrap from another registered person. This amendment was introduced via notification number 25/2024। तो भाइयों आपको नोटिफिकेशन नंबर याद नहीं करना है, तो सर काहे दिए? मैंने इसलिए दिया ताकि आपको मालूम पड़े कि अमेंडमेंट कब आया। ये अमेंडमेंट आया 10 अक्टूबर 2024 को। यदि ए लिमिटेड बी लिमिटेड को मेटल स्क्रैप सेल करता है 2,50,000 से ऊपर का, तो बी लिमिटेड उसके ऊपर 2% टीडीएस काट के जमा करेगा। आई होप क्लियर, फाइन, नाइस। हमेशा अफर्मेशन देते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए हाँ हाँ क्लियर है।
भले कोई सुन रहा हो या नहीं सुन रहा हो, ये मैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने आप को बोल रहे हो कि मुझे क्लियर है, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। हम लोग आ गए टॉपिक एग्जाम्पशंस, फ्लायर नंबर 32। क्या प्रोविजन है? प्रोविजन भैया बहुत सिंपल सा है कि एफिलिएशन सर्विस पे जीएसटी लगती है। वी आर इन द टॉपिक एग्जाम्पशंस। हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन सर्विस। एजुकेशन सर्विस में आपने पढ़ा है कि वो जो वेरियस बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, ये सब लिमिटेड पर्पज लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माने जाएंगे। यानी यदि ये कोई एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो वो सर्विस इनकी टैक्सेबल नहीं है, लेकिन यदि ये किसी स्कूल को, कॉलेज को एफिलिएशन दे रहे हैं तो दिस इज टैक्सेबल। याद आ गया? प्रोविजन क्लियर है? अब अमेंडमेंट क्या है ये ध्यान से सुनिए। अमेंडमेंट ये है कि यदि कोई भी बोर्ड किसी गवर्नमेंट स्कूल को एफिलिएशन देता है तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। यानी कोई भी सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, कोई भी बोर्ड यदि किसी प्राइवेट स्कूल को एफिलिएशन देता है, बदले में रुपए लेता है, तो दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 18%। लेकिन यदि वही सर्विस वो किसी गवर्नमेंट स्कूल को देता है तो दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। अब आप पढ़िए फ्लायर नंबर 32। एफिलिएशन सर्विस बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट or educational board or educational council to schools are normally taxable at 18%. However, such service provided to government schools, that is school established, owned or controlled by central or state government or union territory or local authority or governmental authority or government entity, यानी कोई पीएसयू की स्कूल हो जाए तब भी चलेगा, have been specifically exempted, और ये exempted भी आया है 10 अक्टूबर 24 को। बात क्लियर है क्या भाई साहब? फाइन। अपने आप को बोलते चाहिए हाँ हाँ क्लियर है, क्लियर है। बोलना ही क्या था, इतनी सी तो बात थी कि बोर्ड यदि गवर्नमेंट स्कूल को एफिलिएशन दे तो एग्जाम्प्टेड, बोर्ड यदि किसी प्राइवेट स्कूल को एफिलिएशन दे तो टैक्सेबल। बस गवर्नमेंट स्कूल में ध्यान रखना कि पीएसयू की स्कूल, लोकल अथॉरिटी की स्कूल, गवर्नमेंटल अथॉरिटी की स्कूल, यूनियन टेरिटरी की स्कूल, सब कवर्ड है। okay. अभी भी हम लोग एग्जाम्पशन टॉपिक में है, फ्लायर नंबर 33, और ये टॉपिक थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन सीख लो ना। ये टॉपिक क्या है कि आपको पता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वोकेशनल ट्रेनिंग इज एग्जाम्प्टेड, बताइए आपको। अब ये वोकेशनल ट्रेनिंग एग्जाम्प्टेड है, बोला था आधे घंटे तक ये टिन टॉन चलता रहेगा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग में आपको पता है कि कोई भी तरह की अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग आप कराते हो तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। यहां पे पॉइंट आया कि कोई फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि डीजीसीए से अप्रूव्ड है, और यदि वो फ्लाइंग ट्रेनिंग की कोर्सेज ऑफर करता है तो उस पर जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी? महंगा कोर्स है पैसा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, डीजीसीए से अप्रूव्ड है, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगी या नहीं लगेगी? तो लॉ ने बोल दिया कि ये भी एक तरह का अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स है, and since this is an approved vocational course, therefore it is eligible for GST exemptions. Now go through this. Flying training organization approved by DGCA should be treated as educational institute. The course they offer, including those culminating in completion certificate for pilot licensing, are vocational in nature and thereby eligible for exemption under the existing educational service. In India, अब खाली ये इंफॉर्मेशन है कि in India there are currently around 34 DGCA approved FTOs, Flying Training Organization.
तो इन 34 एफटीओज को अब जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। जो इंडिया के 52 बेसिस पे फ्लाइंग ट्रेनिंग सिखाते हैं, तो इतनी बड़ी सर्विस अब जीएसटी के दायरे से चली गई। बात क्लियर? सर ये कम इंपॉर्टेंट है? यस। फ्लायर नंबर 34, ये पॉइंट आपको पता ही होगा, फिर भी मुझे लगता है सीख लो कि भैया पीजी जो है ना, आप कोटा कभी गए नहीं हो, कोटा जाओगे तो आपको मालूम पड़ेगा पीजी बिजनेस क्या होता है। मैं आज से 3 साल 4 साल पहले कोटा गया था, जस्ट कोरोना के बाद। तो वहां पे पीजी में मालूम, पूरी दुनिया में पीजी में क्या होता है, अपने कैलकाटा में पीजी में क्या होता है, ये भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एजेंट घूमते रहते हैं सड़क पे, बच्चों को पकड़ पकड़ के पीजी में ले जाते हैं। स्कूलों में पीजी के पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि यहाँ पे पीजी अवेलेबल है, आ जाइए। कोटा में जब मैं गया था मेरी बेटी को पीजी में एडमिट कराने, तो वहां पे हर पीजी का आगे लिखा हुआ था नो वैकेंसी, प्लीज डोंट कम। इतना जबरदस्त पीजी का बिजनेस था वहां पे, आज से सिर्फ 3 साल पहले, अभी थोड़ा कम हो गया है। हम लोग 18,000 एक तुच्छे से रूम के लिए देने के लिए रेडी थे, 18,000 पर मंथ, 20,000 पर मंथ, लेकिन पीजीए में मिल नहीं रहा था। चलो उस स्टोरी से बाहर आते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक कहता है कि देखो, रेसिडेंशियल यूनिट यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पज इज एग्जेम्प्टेड, बट होटल इज टैक्सेबल। तो पीजी में क्या होगा, तो मैं तुम्हें 2000 मैं 2021-22 में दिया था या 22-23 में दिया था। तो उस समय हम लोग जो पीजी लिए थे उसमें हम लोग को जीएसटी देना पड़ रहा था। हमारा रूम रेंट था 18,000 रुपया, 18,000 पे हम जीएसटी दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो होटल की तरह ट्रीट होगा, नॉट रेसिडेंशियल यूनिट लेट आउट की तरह। लेकिन अब जीएसटी लॉ ने इसको रिलैक्स कर दिया। जीएसटी लॉ कहता है कि कोई भी पेइंग गेस्ट, कोई भी पीजी फैसिलिटी, यदि वो 20,000 से कम की है और उसमें आप 90 दिन से ज्यादा रहने वाले हो, तो भाई साहब वो एग्जेम्प्टेड है। जीएसटी एग्जेम्पशंस फॉर हॉस्टल पीजी that must be satisfied value threshold, the accommodation charge must be rupees 20,000 or less per person per month। एक रूम का 20,000 नहीं, यदि एक रूम में आप 2 बच्चों को डालते हो और दोनों बच्चों से आप 18,000 लेते हो, तो भाई साहब उस रूम के लिए आपको 36,000 मिल रहा है। तो लॉ बोल रहा है रूम की तो बात ही नहीं हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं पर पर्सन। तो एक बंदे से आप कितना ले रहे हो, तो भैया एक बंदे से तुम 18,000 ले रहे हैं, नॉट टैक्स। यदि आप पर पर्सन पर मंथ, यदि आपका रूम चार्जेज मतलब एकोमोडेशन चार्जेस 20,000 या उससे कम है, तो नो जीएसटी, प्रोवाइडेड वहां पे वो बंदा कम से कम अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ एटलीस्ट 90 डेज तक का स्टे करेगा। यदि आपने एक पीजी लिया और आपने महीने भर बाद छोड़ दिया, तो जीएसटी लग जाएगी। कम से कम 90 डेज का स्टे होना चाहिए। बात क्लियर? यहाँ पे हॉस्टल्स, पीजीज एंड कैंप्स ये सब कवर्ड है। तो आपको पता ही है कितनी बड़ी दुनिया है और ये दुनिया एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, बेंगलोर में भी पीजी बहुत पॉपुलर है, वहां पे स्टूडेंट नहीं जाते, वहां पे एम्प्लॉयज जाते हैं। तो क्या सर ये एम्प्लॉयज का पीजी भी एग्जेम्प्टेड है? आंसर इज पीजी इज पीजी। हाँ, आंसर इज पीजी इज पीजी। यहाँ पे हॉस्टल को भी कवर किया गया और पीजी को भी कवर किया गया। तो नॉर्मली जो पीजी अपने एम्प्लॉय गेस्ट से यदि 18,000 रुपया महीना, 19,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया महीना लेता है, तो नो जीएसटी। हाँ, 20,500 लेता है तो जीएसटी लग जाएगा। बात क्लियर? बात क्लियर। तो भैया ये फ्लायर पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। आगे बढ़ते। फ्लायर नंबर 35 एग्जेम्पशन से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे
आज से 2 साल पहले मैंने एक रील बनाई थी, किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े होते कि भैया मैंने यहाँ पे प्लेटफॉर्म टिकट लिया है 10 रुपए का, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? और मैंने उसमें बोला था कि कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे खुद को जवाब नहीं पता था। क्योंकि पेइंग हम लोग प्लेटफॉर्म टिकट पे 10 रुपए देते हैं और जीएसटी लगती नहीं है। और जीएसटी एग्जम्पशंस में प्लेटफॉर्म टिकट का कोई एग्जम्पशंस नहीं था, तो हिसाब से ये एग्जम्प्टेड नहीं है, टैक्सेबल होना चाहिए। परंतु प्लेटफॉर्म टिकट हम लोग से हमेशा लेते हैं, 10 रुपये लेता है, कभी जीएसटी नहीं लेता। पहले भी जीएसटी ले, पहले भी आज से 5 साल पहले भी 10 रुपये ही था, अभी भी 10 रुपये ही है। तो हमने बोला यार ये तो जीएसटी ले नहीं रहा है, और जीएसटी में इसका कोई एग्जम्पशन है नहीं। तो ये मैटर ऑफ डिबेट था डिपार्टमेंट के अंदर कि भैया इसका क्या करना है। बाद में डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लाया कि रेलवे आपको प्लेटफॉर्म टिकट दे, या वेटिंग रूम फैसिलिटी दे, या क्लॉक रूम फैसिलिटी दे, या आपने कई बार यूज किया होगा बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विस दे, इन सभी पे जीएसटी नहीं लगेगी। ये इतना आपके लॉ में बोला हुआ है, मैंने आपको सुना दिया। लेकिन अभी मैंने सितंबर पहले एक वापस मेरे को किसी को ड्रॉप करने के लिए जाना था, तो मैं अपनी कार लेके गया और वहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म के अंदर गए, और वहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म टिकट कार की पार्किंग का 300 रुपया चार्जेस दिया। फिर मेरे दिमाग में, देखो मेरे दिमाग में तो जीएसटी चलेगा ना, फिर मेरे दिमाग में एक बल्ब चला, यार इसको एग्जाम किया कि नहीं किया? तो भाई साहब इसको अभी तक एग्जाम नहीं किया। यू विल बी सरप्राइज कि रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट पे नो जीएसटी, रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक कार जो देते हैं उस पे नो जीएसटी, लेकिन रेलवे के अंदर यदि आप अपनी कार लेके जाते हो और यदि आप पार्किंग फीस देते हो तो उसको पर अभी भी 18% जीएसटी है। और यदि कोई गवर्नमेंट के बंदे और इंडियन रेलवे के बंदे सुन रहे हैं तो दे शुड पॉइंट इट आउट कि रेलवे के अंदर इस पे जीएसटी क्यों? ये भी तो प्लेटफॉर्म टिकट जैसा ही हो गया, बस मैं अपनी कार लेके आया हूँ। हाँ, ये तो सीनियर सिटीजन पे अत्याचार है, और मोदी सरकार इतना सीनियर सिटीजन का ध्यान रखती है। यार सीनियर सिटीजन को तो जब भी लेके जाएंगे तो कार में लेके जाएंगे, और ले जाती आप जीएसटी ले लेते हो। चलो जो भी हो भाई साहब, ये तो मोदी जी को अपील हो गई। आप और हम को बस इतने से ही मतलब है कि कार पार्किंग पे जीएसटी लगेगी, लेकिन प्लेटफॉर्म टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगी। बात क्लियर? और वेटिंग रूम आजकल हम लोग बहुत यूज करते हैं बिकॉज ऑफ डिले इन द ट्रेन। तो भैया एसी वेटिंग रूम हो या नॉन एसी वेटिंग रूम हो, यदि आपसे चार्जेस लिया जा रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। फ्लायर नंबर 35 खत्म। अब कुछ आलसी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर कितने फ्लायर है? अरे बहुत है, बहुत है, सुनते जाओ सुनते जाओ, बस मजा आना चाहिए। एक ब्रेक लेता हूँ, बस इसमें बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इतना ही बता दो, और ज्यादा नहीं सुनना मुझे। फटाफट बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेटिंग वेटिंग वेटिंग। अरे ये तो यार इनका, अरे हाँ ये सारा तुम्ही लोग के लिए बनाया हुआ है भाई साहब। ये मेरी वेबसाइट पे, ये मेरे ये मेरे ऐप पे फ्री जोन पे आप लोग सबको मिल जाएगा, ठीक है? और नहीं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना, इस नंबर पे कि भाई आई नीड ऑल दीज फ्लायर, तो एक साथ हम लोग आपको सारे फ्लायर व्हाट्सएप कर देंगे। तो प्लीज नोट डाउन दिस नंबर। आओ आगे बढ़े। ओके, अरे मैंने पूछा था कुछ और यहाँ से जवाब कुछ और आने लग गए भाई। ओके ओके, चलो नाइस, आगे बढ़ते। हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्शन टॉपिक की। एग्जाम्शन टॉपिक में रेरा का आपने नाम सुना होगा कि रियल एस्टेट
रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये रेरा लॉ के अगेंस्ट आपको कई बार, यदि आप कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो आप रजिस्ट्रेशन फी देते हो। यदि आपके कुछ लूपहोल रह जाती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो आपको पेनल्टीज देनी पड़ती है। और ये सब पे क्या जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लॉ ने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन किया कि रेरा इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट अथॉरिटी, हेंस इट इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन एंड नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो यदि आप कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको रेरा में जाके रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो रजिस्ट्रेशन फीस पे क्या जीएसटी लगेगा? तो आपको पता है गवर्नमेंट यदि आपको कोई सर्विस देता है और वो रजिस्ट्रेशन नेचर की सर्विस है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। तो रेरा इज ऑल्सो गवर्नमेंट बॉडी। एंड फाइनली इसके ऊपर भी यदि आपने कोई रजिस्ट्रेशन दिया है या पेनल्टी दिया है या और कोई चार्जेस दिया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। ये आपके लिए बी कैटेगरी का क्वेश्चन था, पूछ ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चांसेस कम है। द जीएसटी काउंसिल in its 54 next flyer exemptions related, एक इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत डिबेट चल रहा था। लॉ ने इसको थोड़ा क्लियर किया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर आपको जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब तो उस पर जीएसटी नहीं लेते, आप सभी को पता है, नो जीएसटी। लेकिन यदि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर आपको इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मीटर रेंट, तो क्या इस पे जीएसटी लगेगी? आंसर इज नो। कई बार आप बोलते हो सर मेरा इनवॉइस खो दिया, मेरे को डुप्लीकेट इनवॉइस दे दीजिए, मेरे को इनकम टैक्स में दिखाना है, तो क्या डुप्लीकेट इनवॉइस पे जीएसटी लगेगी? तो लॉ ने बोला ना बाबा, ना तो मीटर रेंट पे, ना ट्रांसफॉर्मर रेंट के ऊपर, ना मीटर टेस्टिंग के ऊपर, ना ट्रांसफॉर्मर टेस्टिंग के ऊपर, ना कैपेसिटर के ऊपर, किसी के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। आप मीटर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराते हो, चार्जेस लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगी। आप सर्विस लाइन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराते हो, चार्जेस लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगी। आप डुप्लीकेट बिल लेना चाहते हो, चार्जेस लगेगा तो लगेगा, परंतु जीएसटी नहीं लगेगी, बिकॉज ऑल आर इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप याद रहेगा। ये ए कैटेगरी का था, दो पुराना अमेंडमेंट है लेकिन ए कैटेगरी का। गवर्नमेंट एंट्री टीच, ये थोड़ा सा नया है लेकिन इतना वाइटल नहीं है। आपको आपने पीजीबीपी में, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, आपने पीजीबीपी में सेक्शन 35 पढ़ाई है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च कंपनी, साइंटिफिक रिसर्च लैब, साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप कोई डोनेशन देते हो तो उसमें आपको 100% डिडक्शन मिलता है। याद है ना, ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में नहीं मिलता। उसी कंटेक्स्ट में ये पॉइंट है। ये देखिए क्या बोल रहा है, यदि आप गवर्नमेंट एंटिटी हो या रिसर्च एसोसिएशन हो या कोई यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या और कोई इंस्टीट्यूशन हो जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 35 में रजिस्टर्ड है, तो this exemption applies when these services are supplied issuing government or private grant। मतलब हम लोग ने इन्हें एक डोनेशन दिया और बदले में कुछ रिसर्च करवाई, तो क्या इस डोनेशन पे, इस ग्रांट पे क्या जीएसटी लगेगी? तो लॉ ने बोला भैया हम इनकम टैक्स में 100% का डिडक्शन देते हैं, यहाँ पे जीएसटी कैसे ले लेंगे? तो आप गवर्नमेंट को, सॉरी, साइंटिफिक रिसर्च ले जो भी डोनेशन देते हो, जो भी ग्रांट देते हो, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी, उसको पर जीएसटी नहीं लगेगी। बात क्लियर? रिसेंट है लेकिन कम इंपॉर्टेंट है। फ्लायर 41, आधार में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आया। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए भी इन्होंने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को इंसर्ट किया।
लेकिन जब इन्होंने इनिशियली इंसर्ट किया तो 2022 में इसको पहली बार लाया था और 2 स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया था, गुजरात एंड पुडुचेरी, जहां पे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन होता। फिर 2023 में इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे और भी स्टेट में लाया, लाइक आंध्र प्रदेश में। फिर इन्हें लगा कि इसको पूरी इंडिया में ला देना चाहिए। तो अब ये नियम पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है। लेकिन नियम क्या है, ध्यान से सुनिए। नियम ये है कि यदि जीएसटी कॉमन पोर्टल कोई एनालिसिस करके रिस्क पैरामीटर्स फ्लैग करता है कि भैया इस बंदे पे थोड़ा डाउट हो रहा है, तो उसका रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसीजर के थ्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या समझे? सब कुछ खास नहीं समझे, समझाता हूं कि यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, कब से मैंडेटरी हो गया। आधार ऑथेंटिकेशन के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन यहां पे आधार ऑथेंटिकेशन की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन की। तो क्या बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन इंडिया भर में कंपलसरी हो गया? आंसर इज नो। लेकिन जहां जहां कॉमन पोर्टल ने रिस्क पैरामीटर्स के थ्रू ऐसा सचेत किया है कि भैया ये बंदों का हमें डाउट हो रहा है, तो उन बंदों का आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक के थ्रू ही होगा। यानी यदि कल आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें और गवर्नमेंट आपको बोले कि सर हम लोग आपका बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो, तो आप डिनायल नहीं कर सकते। तो आप डिनायल नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन पोर्टल हो सकता है रिस्क पैरामीटर्स को देखते हुए आपके लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन बोला है, तो आपको बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। नाउ इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। बात क्लियर? हाँ बोल दो। यदि रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के प्रोविजन सेक्शन 29 में दिए हुए। जहां सेक्शन 29 में रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के प्रोविजन दिए हुए हैं, वहीं पे एक पॉइंट और इंसर्ट हो गया। क्या पॉइंट इंसर्ट हो गया? इन केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, in case of revocation of cancellation of registration, if the registered person fails to furnish all written relating to period from the date of the cancellation until the date of revocation of cancellation within a period of 30 days, तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। मतलब नहीं समझ में आया सर? मैं समझाता हूं। 17 जुलाई को आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया, ये बोल के कि भैया आपका कुछ रजिस्ट्रेशन के आपने वायोलेशन किया है सेक्शन 29 वाली। अब उसके बाद इंक्वायरी चली, इंक्वायरी के बाद 18 अगस्त को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल, आपने रीस्टोरेशन के लिए अप्लाई किया और आपका 19 जनवरी 2025 में रजिस्ट्रेशन रीस्टोर हो गया। रजिस्ट्रेशन रीस्टोर, तो लॉ बोलता है 30 दिन के अंदर आपको अपने सारे रिटर्न भरने हैं जो आपने इस पीरियड में नहीं भरे थे। तो इस पीरियड के पेंडिंग रिटर्न आपको 30 दिन के अंदर भरने हैं। आई टेल यू, यदि 30 डेज के अंदर आपने अपने सारे पुराने पेंडिंग रिटर्न, आप इस पीरियड में रिटर्न नहीं भर पाए थे ना, क्यों नहीं भर पाए थे? अरे भैया रजिस्ट्रेशन नहीं था मेरे पास, तो इस पीरियड में आप रिटर्न नहीं भर पाए थे, तो वो सारे रिटर्न अभी आपको भरने पड़ेंगे विद इन 30 डेज। और यदि आप 30 डेज में रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो जाएगा। सर अभी तो रिस्टोर हुआ था, फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो सर क्या इस कैंसिलेशन के अगेंस्ट में हम फिर रिस्टोरेशन के लिए अप्लाई कर सकता है? लॉ ने ऐसा मना तो नहीं किया है।
मना करता तो मैं आपको मना कर देता, लॉ ने मना नहीं किया मतलब आप कर सकते हो। फ्लायर नंबर 43 इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दो अमेंडमेंट काफी पुराना है लेकिन अमेंडमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है कि भैया टीसीएससी रेट जो पहले 0.5 0.5 थी अब वो 0.25 और 0.25 हो गई। इफेक्टिव फ्रॉम 10 जुलाई 24। सर कितनी रील्स है, अरे बहुत रील्स है, पढ़ो ना यार, ऐसे हमारे यहाँ बहुत फ्लायर है। कंपोजिट स्कीम आपको पता ही है बहुत पुराना है। 30 अप्रैल जीएसटी 4 भरने का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न था 30 अप्रैल, जिसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी आप लोगों के लिए 30 जून कर दिया गया। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ जीएसटी 4 हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 30 अप्रैल टू 30 जून। एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि 24-25 का आपको कंपोजिट स्कीम वाला जीएसटी 4 30 जून 25 तक भरना परमिटेड है। पहले टाइम लिमिट 30 अप्रैल थी, अब 30-25 कर दिया। पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फ्लायर नंबर 47 नया है और इंपॉर्टेंट है। सो नया भी है इंपॉर्टेंट भी है। यस, जीएसटीआर 1A इस साल हमारी गवर्नमेंट ने जीएसटी में एक नया फॉर्म लाया है, नाम है जीएसटीआर 1A। नॉर्मली क्या होता है कि हमने अपना रिटर्न भर दिया जीएसटीआर 1, अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल बता दी। अब यदि इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसमें यदि कुछ मिस्टेक हो जाती है तो अब आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो ओनली व्हेन यू फाइल द नेक्स्ट मंथ रिटर्न। तो सपोज 11 तारीख को मैं जीएसटीआर 1 भरने जा रहा हूं, 11 तारीख को मैं जीएसटीआर 1 भरने जा रहा हूं और मुझे मालूम पड़ा, मैंने जीएसटीआर 1 भर दिया और मुझे मालूम पड़ा कि हे ईश्वर, मैंने तो अपने 2 सेल बिल की डिटेल ही नहीं दिखाई, मैंने तो अपनी 2 सेल बिल की डिटेल नहीं दिखाई। तो मेरे ऑडिटर ने मुझे बताया कि अब तो ये अगले रिटर्न में ही रेक्टिफाई होगा। तो मैं बोला यार मेरा बेवजह इंटरेस्ट लग जाएगा, बोला हाँ वो तो लग जाएगा। तो मैं बोला गवर्नमेंट को भी तो नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं करती, इसको कुछ रेक्टिफाई कर दे। तो गवर्नमेंट ने जीएसटीआर 1A का ऑप्शन दिया। जीएसटीआर 1A कहता है कि यदि जीएसटीआर 1 आप भरना भूल जाए, जीएसटीआर 1 में यदि आप कोई डिटेल डालना भूल जाए या कोई डिटेल आपने डाली और मिस्टेक रह गया या आपने डेबिट नोट की एंट्री नहीं डाली तो कोई बात नहीं, आप जीएसटीआर 1A इमीडिएटली भर सकते हैं और भरने से आपका वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो सर जीएसटीआर 1A हम कब तक भर सकते हैं? मैं बताता हूं, टेक्निकल प्रॉब्लम समझो, थोड़ा सा और डेप्थ में जाके समझो क्या हो रहा है। आप जीएसटीआर 1 भरते हो, आपके जीएसटीआर 1 भरने से ही तो कॉमन पोर्टल जीएसटीआर 2A बनाता है, 2B बनाता है। आई होप ये सब फॉर्म आपको पता ही है। तो आप जीएसटीआर 1 भरोगे तो 2A 2B में रिफ्लेक्ट होगा। इससे सामने वाला आईटीसी लेता है, रेसिपिएंट क्लेम आईटीसी। तो आपका जीएसटीआर 1 बड़ा ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब आपने यहाँ पे नहीं भरा, ये भरने की टाइम लिमिट क्या 11, ये कब तक आ जाता है 14 तक। तो रेसिपिएंट आईटीसी क्लेम करेगा। तो यदि इस बीच में कब 11 से 14 के बीच में आप जीएसटीआर 1A भरने लग गए तब तो ये बेचारा 2B कैसे अपडेट होगा, 2B तो स्टैटिक डॉक्यूमेंट है। तो लॉ ने बोला इस पीरियड में आप जीएसटीआर 1A नहीं भर सकते। कब? 11 से 14 के बीच में। एक बार आपने 11 को जीएसटीआर 1 भर दिया ना, अब है पेशेंस। अरे मेरे को 12 को मालूम पड़ गया मिस्टेक है, दो तीन दिन का पेशेंस रखिए। The additional detail or amendment in details of outward supply furnished by the
in form of GSTR 1A. GSTR 1A filed between the day intermediary immediately after the due date of furnish of Form GSTR 1 for the previous tax period or to the due date of furnishing of Form GSTR 1 for the current tax period. Suppose a supplier misses reporting invoice 2 for January in their original GSTR 1, then he can file an amendment in GSTR 1A on 15th फरवरी को भर सकता है. तो आपने देखा जनवरी का रिटर्न आप 11 फरवरी को भरते हो. 11 फरवरी को आपने जीएसटीआर 1 भरा था. अब लॉ क्या बोल रहा है कि 1A आप भर सकते हो, जीएसटीआर 1A आप भर सकते हो 15 फरवरी ऑनवर्ड्स. 15 फरवरी ऑनवर्ड्स. सिंस ये आप 15 फरवरी को भरेंगे तो इंप्लाइड है ये जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. और सिंस से जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो रेसिपिएंट इसका आईटीसी नहीं ले पाएगा. सर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया. आई रिपीट फॉर यू. देखो आप वो सप्लायर, आपका नाम रख देते टीना और ये है रेसिपिएंट, रेसिपिएंट का नाम रख देते मीना. तो टीना ने बहुत सारी सप्लाई की थी, बहुत सारी सप्लाई और साथ ही साथ मीना को भी एक सप्लाई की थी. तो टीना ने सारी सप्लाई की डिटेल जीएसटीआर 1 में अपलोड कर दी. लेकिन मीना वाली सप्लाई, ये 50 लाख वाली सप्लाई, इसने जीएसटीआर 1 में एंट्री नहीं मारी. जीएसटीआर 1 में एंट्री नहीं मारी. 11 तारीख को जीएसटीआर 1 भर दिया, जनवरी महीने का जीएसटीआर 1 11 फरवरी को भर दिया, लेकिन मीना की डिटेल डालना स्किप कर दिया. नाउ व्हाट डज द लॉ से? लॉ से कोई बात नहीं, यू कैन फाइल जीएसटीआर 1A and you can rectify it. He's happy. You okay, I will file GSTR 1A on 12th February. Law say no, you cannot file on 12th February. You can file on 15th February. अब आपको पता है 15 फरवरी के पहले तो 14 फरवरी के दिन इनके पास GSTR 2B आ जाएगा. और ऑब्वियसली इस GSTR 2B में टीना ने मीना का तो डिटेल दिया नहीं है, तो मीना को आईटीसी इस 2B के थ्रू नहीं मिलेगा. मीना कैन नॉट क्लेम आईटीसी. क्यों? क्योंकि इसमें मीना की डिटेल ही नहीं है. तो जीएसटीआर 1A भरने से गवर्नमेंट को जीएसटी पहले मिल जाएगी, लेकिन रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा. अब आप भीतर ही भीतर बैठ के सोच रहे हैं कि ऐसा करने से मेरे को क्या फायदा हुआ, गवर्नमेंट को फायदा हुआ. नहीं 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 नहीं, आपको बहुत फायदा हुआ. क्या बात कर रहे हो, आपको बहुत फायदा हुआ. कैसे? अरे भाई साहब, आपको जीएसटी कब देनी है? जीएसटीआर 1 के साथ ही जीएसटीआर 3B के साथ. सर 3B के साथ, तो 3B के पहले तो आप 1A भर ही सकते हो ना, 15 से 20 के बीच, 15 से 20 के बीच में. हाँ भर सकते हैं. तो यदि आपने भर दिया तो जीएसटीआर 3B में आपकी टैक्स पेमेंट हो जाएगी. टैक्स पेमेंट हो जाएगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 18% पर एनम वाला इंटरेस्ट नहीं लगेगा. तो आपको फायदा है, लेकिन रेसिपिएंट को फायदा नहीं है. आपको फायदा है कि you are getting benefited because you are not liable to pay interest. You are getting your interest will reduce. The government is gaining because government को टैक्स का पैसा पहले मिल गया. Only the recipient is not in a beneficiary situation because it will not be reflected in the GSTR 2B of the month of January. It shall be reflected in the GSTR 2B of the month of February, जो कि आपके पास आएगा 14 मार्च को. तो आप इसकी आईटीसी तभी ले पाओगे, अभी नहीं ले पाओगे. आई होप क्लियर. हाँ बोलना पड़ेगा. दिस इज अ टफ टॉपिक. आई होप आई एक्सप्लेन्ड. फाइन. ओके थैंक्स. दो तरह के लोग होते हैं, एक रिस्पॉन्सिव और एक नॉन रिस्पॉन्सिव. बीच में बुद्धा ब्रेन बीच में चलाने की आदत हो गई मेरी. जो लोग रिस्पॉन्सिव होते हैं वो लाइफ में ज्यादा, मतलब ऑफिसेज में भी ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं बिकॉज उन्हें रिस्पॉन्ड करने की हैबिट है.
और जो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे वो सोच रहे हैं कि जब दरकार पड़ेगी देन आई विल रिस्पॉन्ड. तो आई टेल यू, रिस्पॉन्सिवनेस इज अ मैटर ऑफ हैबिट एंड यू मस्ट डेवलप दिस हैबिट. चलो फाइन, आते पुट द ब्रेन ओवर. पॉइंट नंबर 48. ये टॉपिक कंपोजिट सप्लाई मिथ सप्लाई से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई मिथ सप्लाई तो पूरे जीएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में है. चिन्ना सा टॉपिक है, 20 मिनट का तो टॉपिक नहीं है और है भयंकर इंपॉर्टेंट. यहां पे क्या पूछा जा रहा है, मैं आपको पहले पूछता हूं कि हम लोग एक जीटीए सर्विस प्रोवाइडर, हमारा लॉरी यहां से जाता है दिल्ली. अभी आपने अपना सामान लाके हमें दिया है कि सर हमारा भी सामान दिल्ली पहुंचा दीजिएगा. बोला हम पहुंचा देंगे. बोला कितना खर्चा लगेगा. हमने बोला भैया यहाँ से दिल्ली पहुंचाने का 800 रुपया लेंगे, आपका तो एक ही पैकेट है, 800 रुपये में हो जाएगा. आपने पैकेट डाल दिया हमारे गोडाउन में. हमने बोला सुनिए सुनिए, ये पैकेट ढंग से हुआ नहीं है, इसमें आपका माल खराब हो जाएगा, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है. तो आपने बोला नहीं नहीं माल खराब नहीं होना चाहिए भैया, माल कैसे सही जाएगा. हमने बोला इसी वापस से पैकिंग करनी पड़ेगी. 800 रुपया हमारा फ्रेट का चार्जेज है, 200 रुपया हम वापस से पैकिंग करने का लेंगे और 100 रुपया लोडिंग का और अनलोडिंग का लगेगा. नहीं तो अपने स्टाफ को बोलिए लॉरी पे माल चढ़ा दे. बोले नहीं 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 नहीं, आप ही लोडिंग कर दीजिएगा, आप ही पैकिंग कर दीजिएगा. तो भैया हमने उससे लिया कितना, 800 200 100, और हमने उसे सर्विस क्या क्या दी, फ्रेट जीटीए सर्विस, पैकिंग एंड लोडिंग अनलोडिंग, सब मिला के बिल बन रहा है 1100 रुपये. लेकिन हमने क्या किया, 800 का बिल अलग बनाया और 300 का बिल अलग बनाया. अब हम कंफ्यूज है कि यदि ऐसा करते 800 300 तो इसको पर 5% और इसको पर 18%, या कंबाइंड करके दोनों पे 5%, या अलग अलग करके दोनों पे 5%. क्योंकि मेरा क्लाइंट मेरे को क्या बोल रहा है कि मेरे को दोनों का अलग अलग बिल दीजिएगा, फ्रेट का बिल अलग दीजिएगा और लोडिंग अनलोडिंग एंड पैकिंग का बिल अलग दीजिएगा. हमने बोला बिल अलग दे देंगे. तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे इसको हैंडल करूं. ऑप्शन 1, 1100 का एक बिल बनाऊं और 5% जीएसटी लगाऊं, क्लाइंट को बोल दूंगा 2 बिल नहीं बनेंगे. ऑप्शन 2, क्लाइंट को बोल दूंगा 2 बिल बन जाएंगे लेकिन आपका इस पे लगेगा 5% और इस पे लगेगा 18%. ऑप्शन 3, 2 बिल बना दूं, 800 300 दोनों पे 5% लगा दूं. आप क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए फटाफट. ऑप्शन 1 2 3. आप में से जिन जिन बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया उन्होंने रिस्पॉन्ड किया ऑप्शन 2, कुछ एक ने ऑप्शन 1 भी रिस्पॉन्ड किया. एंड मैं बताऊं, दिस इज द राइट ऑप्शन. कोई चाप नहीं है. ऑप्शन 1 ऑप्शन 3 आप कुछ भी कर सकते हो. आप पूरे 1100 पे 5% जीएसटी लगा सकते हो, या फिर आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि सर मैं आपको सेपरेट बिल दे दूंगा, कोई बात नहीं, 5%. क्योंकि ये दोनों ही, बिल से कोई मतलब नहीं होता है भाई साहब, बिल से कोई मतलब नहीं होता है. When two or more supplies provided together in conjunction with each other in the ordinary course of business which are naturally bundled and one of them is a principal supply, then it shall be treated as composite supply. वहां पे कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में कब बोला कि सेपरेट बिल नहीं सिंगल बिल होना चाहिए, कभी नहीं बोला. देखो सेपरेट बिल हो या सिंगल बिल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है कंपोजिट सप्लाई और इसका प्रिंसिपल सप्लाई है जीटीए सर्विस, इसलिए पूरे पे 5% लगेगा. चाहे तो एक बिल बनाओ चाहे तो 2 बिल बनाओ. से मजा आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. ए भाई इसको आप पढ़ लो. चलो आगे बढ़ते हैं. आई होप यू हैव रेड इट. चलो नेक्स्ट. सही फ्लायर नंबर 49, टॉपिक है सप्लाई.
फाइनल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर वाले मासूम बच्चों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, फिर भी देख लो क्या है। आप किसी फॉरेन कंपनी के सब्सिडियरी कंपनी में काम करते हो, इंडियन सब्सिडियरी में काम करते हो, आप किसी फॉरेन कंपनी के इंडियन सब्सिडियरी में काम करते हो। आप सपोज एक अमेजन कंपनी की कोई इंडियन सब्सिडियरी है एच लिमिटेड, आप वहां पे काम करते हो। अब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए एक टेक्निक यूज करती है, उस टेक्निक का नाम है इशॉप। अब यहां पे employees are not interested in the shares of H Limited because H Limited के शेयर की कोई खास कीमत नहीं है और कोई खास मूवमेंट नहीं है। हो सकता है H Limited अनलिस्टेड हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अमेजन के शेयर की कीमत तो भाई बल्ले बल्ले। तो आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के शेयर इशॉप में दिए। सब्सिडियरी कंपनी ने अपनी कंपनी के शेयर नहीं, अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर आपको इशॉप में दिए। अब प्रश्न ये आ रहा है कि यहां पे होल्डिंग कंपनी इज ऑफरिंग इट्स शेयर टू यू। आपके एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को ये प्रिविलेज दे रही है कि नहीं? अरे भाई साहब, कंपनी तो एच लिमिटेड, एम्प्लॉय तो एच लिमिटेड के है, तो एच लिमिटेड जाने, उसके एम्प्लॉय जाने। यदि होल्डिंग कंपनी अमेजन कंपनी यहां पे प्रिविलेज दे रही है एच लिमिटेड के एम्प्लॉयज को कि चलो हमारे शेयर ले लेना अंडर इशॉप, तो कहीं ना कहीं तो फॉरेन होल्डिंग कंपनी इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू इंडियन सब्सिडियरी कंपनी। प्रश्न आया कि क्या इस पे जीएसटी लगेगी? आई होप क्वेश्चन क्लियर। आओ पढ़े। A transaction involving transfer of shop or employee stock purchase plan or restricted stock unit to the employees of domestic subsidiary, Indian subsidiary by the foreign holding company is a part of remuneration of the employee by the employer as per the terms of employment, which is neither supply of goods nor supply of service. Further, the reimbursement by domestic subsidiary company to the foreign holding company is for transfer of security share, which is neither goods nor service, hence it is not liable to GST. Where additional amount like any additional fees, markup or commission is charged by the foreign holding company, then such commission shall be liable to GST under RCM. इन्होंने इस पूरे एपिसोड को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट, एच लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज को जो इशॉप में शेयर दे रहा है, दिस इज अ पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर हिज सर्विसेज, हेंस नॉट अ सप्लाई। होल्डिंग कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी ने जो पेमेंट किया, क्योंकि सपोज इनके 1000 रुपए के शेयर एम्प्लॉय को 300 रुपए में दिए जाए, इनके 1000 रुपए के शेयर एम्प्लॉयज को 300 रुपए में दिए जाए, तो ऑब्वियसली सब्सिडियरी कंपनी विल हैव टू पे 700 टू होल्डिंग कंपनी, क्योंकि इनके शेयर की कीमत तो 1000 है, एम्प्लॉय तो 300 रुपया दिया है, तो बाद बाकी 700 रुपया का कॉम्पेंसेशन सब्सिडियरी कंपनी को देना पड़ेगा, होल्डिंग कंपनी को। तो क्या इस 700 पे जीएसटी लगेगी? आंसर इज नो, because it is payment for security, and security is neither a goods nor a service, and since security ना तो goods है ना service है, इसलिए इस पे जीएसटी नहीं लगेगी। Point 3, suppose holding company apart from charging 700 from the subsidiary company also ask for 100 rupees as commission,
या 100 rupees as processing fee, या 100 rupees as remuneration, whatever name called. तो this 100 rupees is subject to GST. 700 पे जीएसटी नहीं लगेगी दोस्तों, लेकिन 100 रुपए पे जीएसटी लग जाएगी यदि होल्डिंग ने सब्सिडियरी से कुछ कमीशन ले लिया। तो कमीशन नॉर्मली तो लेता नहीं है, तो जीएसटी नॉर्मली लगता नहीं है। 700 का 700 ही दिया तो नो जीएसटी। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। ओके, टॉपिक आ रहा है वैल्यूएशन से, और ये टॉपिक है समथिंग डिस्काउंट एसेट्रा। देखिए फ्लाई नंबर 50, इन केस ऑफ post supply discount pass on through GST credit note, the recipient is required to reverse the proportionate ITC. To verify whether the said proportionate ITC has been reversed by the recipient or not, the supplier may procure a certificate issued by the CACMA if the CGST, SGST, IGST cess involved in the discount in a financial year exceeds rupees 5 lakh. Otherwise, self-undertaking is sufficient. सर नहीं समझ में आया, आप इतना क्या बोले, मैं बताता हूं आपको। हमने आपको गुड्स बेचा, वी आर द सप्लायर, यू आर द बायर, रेसिपिएंट। हमने आपको गुड्स बेचा है 1000 रुपए में विथ अ 10% कैश डिस्काउंट, यदि आप पेमेंट 1 महीने में कर देते हो। आपने 1 महीने में पेमेंट कर दिया तो हमने आपको एक क्रेडिट नोट दे दिया। अब इस क्रेडिट नोट के दम पे मेरी जीएसटी लायबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन मेरी जीएसटी लायबिलिटी कम तभी होगी जब आप आईटीसी रिवर्ट करते हो। भाई साहब, यदि आप पूरे 1000 पे आईटीसी लेके बैठ गए और ये जो 100 रुपए कम हुआ, इस पे यदि आपने आईटीसी रिवर्ट नहीं की तो गवर्नमेंट मेरा भी 100 रुपए का जीएसटी लायबिलिटी कम नहीं करेगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट को 9000, जब गवर्नमेंट इधर 1000 पे आईटीसी दे रहा है तो आपसे 900 पे जीएसटी कैसे लेगा? तो गवर्नमेंट आपको बोलेगा भैया जी अपने रेसिपिएंट को बोलिए कि वो 100 रुपए की आईटीसी रिवर्ट करते। तो रेसिपिएंट मुंह से क्या बोलेगा? आपने फोन किया तो रेसिपिएंट मुंह से क्या बोलेगा? हाँ हाँ भाई कर दिया है, बिना देखे बोल देगा। तुम क्रेडिट नोट इश्यू कर दे, आईटीसी कम कर दिया है। तो यहां पे सप्लायर तो ये बोलेगा कि कम कर दिया है, लेकिन सपोज ऑडिट में ये निकल गया कि इसने आईटीसी रिवर्ट नहीं की है और आपने यहाँ पे जीएसटी लायबिलिटी कम पे की है, तो गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ जीएसटी रिकवर करेगा, जबकि आपकी गलती नहीं थी, गलती इसकी थी। आपने तो क्रेडिट नोट दिया था, उससे फोन में पूछा था, अरे अरे बता मैं तुझे क्रेडिट नोट दिया था, उसका आईटीसी रिवर्ट किया कि नहीं किया? उसने बोला हाँ भाई हाँ कर दिया। अरे कर दिया तो ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी जीएसटी लायबिलिटी कम कर देता हूँ, क्योंकि सब तो सेल्फ असेसमेंट पे चलता है। बाद में जब ऑडिट हुआ तो ऑडिटर ने पता लगाया वहां पे, तो मालूम पड़ा नहीं आई, लायबिलिटी कम नहीं हुआ। तो इसको ट्रैक कैसे करें? तो एक अमेंडमेंट आया कि बायर के मुंह से बोलने पे मत जाइए, बायर से एक सेल्फ सर्टिफिकेट लीजिए। सेल्फ सर्टिफिकेट मतलब, प्रणवी प्लीज साउंड ऑफ द सेल्फ सर्टिफिकेट मतलब, सेल्फ सर्टिफिकेट मतलब एक सर्टिफिकेट आप इश्यू करेंगे अपना साइन करके, यस आई हैव रिवर्टेड आईटीसी अर्लियर टेकन ऑन 1000 to 900. You'll have to issue a self certificate, and on basis of that self certificate you can reduce your GST liability. That means you don't have any fault, you ask for the certificate. One more insertion is there. Now they are saying यदि इस तरीके के कांड आपके यहाँ बहुत होते हैं, हाँ, और इसमें जीएसटी इन्वॉल्व 5 लाख से ऊपर है, प्रणवी प्लीज कीप योर साउंड ऑफ।
और इसमें जीएसटी लायबिलिटी, जीएसटी इन्वॉल्व 5 लाख से अधिक है, तो आपको सेल्फ सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा, आपको एक सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट लाके देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सीए और सीएमए का बिजनेस बढ़ रहा है, तो भैया ये इंस्टीट्यूट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक और स्कोप ऑफ बिजनेस बढ़ा है। आई होप पॉइंट एकदम क्लियर है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में है ये। If you want to revert ITC on the basis of credit note, then it must be supported by a self-certificate issued by the recipient that he has reverted the ITC. And if the GST involved in such reversal is more than 5 lakh, in that case a certificate from CACMA is required. यानी सपोज आपने यहाँ पे जो माल बेचा था वो 1000 का नहीं था, वो माल था सपोज यहाँ पे 100 लाख का, और बाद में आपने उन्हें डिस्काउंट दिया 10% यानी 10 लाख का, तो 10 लाख पे जीएसटी कितना लग रहा है, 1,80,000। तो यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा। लेकिन सपोज आपने माल बेचा था 500 लाख का, इसमें जीएसटी इन्वॉल्व था 50 लाख, 50 लाख का 8% कितना होता है, 9 लाख, तो यहाँ पे CACMA का सर्टिफिकेट लगेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में इसकी सर्टिफिकेशन की दरकार पड़ेगी, बात ये लोग सेल्फ सर्टिफिकेट दे दो, काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, फ्लायर नंबर 51। सर कितने फ्लायर है, अरे बहुत है, आराम से पढ़ो। लोन पे जीएसटी नहीं लगती, इंटरेस्ट ऑन लोन पे जीएसटी नहीं लगती, आपको पता है बात, लेकिन लोन की प्रोसेसिंग फी पे जीएसटी लगती है, ये भी आपको पता है। यहां पे एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है जो कि बहुत ज्यादा वाइटल तो नहीं है, लेकिन सुन लो। द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग लोन्स बाय एन ओवरसीज एफिलिएट टू इट्स इंडियन एफिलिएट, एफिलिएट मतलब डिस्टिंक्ट पर्सन की तरह आप ले सकते हो या सब्सिडियरी की तरह ले सकते हो। तो आपकी फॉरेन हेड ऑफिस ने आपकी इंडियन ब्रांच को लोन दिया है, तो क्या इस लोन पे जीएसटी लगेगी? आंसर इज नो, इंटरेस्ट ऑन लोन पे जीएसटी नहीं है। यदि ये प्रोसेसिंग फी ले रहा है तो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस ले रहा है तो, लोन गारंटिंग चार्जेस ले रहा है तो, तब भी लॉ बोलता है ये देन है, देन नो जीएसटी। बट इफ एनी प्रोसेसिंग फी, नहीं वापस से बोलूं, यदि कोई प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं ले रहा है तो नो जीएसटी, लेकिन यदि कोई प्रोसेसिंग फी लिया है एंड इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट के अलावा कोई प्रोसेसिंग फी लिया है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लिया है, तो उस प्रोसेसिंग फी पे, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे जीएसटी लगेगी। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हेड ऑफिस यूएसए ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रांच मुंबई को 100 लाख का लोन दे दिया, या 1 करोड़, 100 करोड़ का लोन दे दिया, और 100 करोड़ के लोन पे प्रोसेसिंग फी लिया है 1%। तो भाई साहब यहाँ पे इंडियन ब्रांच को आरसीएम में जीएसटी देना पड़ेगा ऑन द प्रोसेसिंग फी। But suppose no processing fee is charged. Suppose no processing fees is charged. Then Standard Chartered branch of Mumbai is not liable to any GST. I hope concept clear. Okay. Flyer number next 52. भैया मेरे फ्लायर तो बहुत है, लेकिन अब आपकी क्लास और नहीं बची, क्योंकि 6:30 से मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू हो जाएगी। तो इस सेशन को अभी हम लोग 7-8 मिनट में बंद कर देंगे, या 5 से 1 मिनट। ओ 6:30 हो चुका है, तो इस सेशन को अभी अपने को रोकना पड़ेगा। अब अपने ऐसा ही एक और सेशन लेंगे,
और वो सेशन अपने रखते हैं ट्यूसडे को, ठीक है। ट्यूसडे भैया तारीख बताना फटाफट कोई एक जन। ट्यूसडे को अपने इसलिए रिमेनिंग फिनिश करेंगे, और आई अश्योर यू कि ट्यूसडे विल बी द लास्ट क्लास। आज हम लोग ने करीबन करीबन 25 से के फ्लायर से इंफॉर्मेशन लिया है, और ट्यूसडे को हम लोग और 25 से अमेंडमेंट कर लेंगे, और उसके बाद अपना 50 से अमेंडमेंट के साथ सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखना एक को भी मिस मत करना। और ये नंबर तो नोटेड कर लिया ना, यदि आपको ये सारे फ्लायर व्लायर कहीं और सोर्स से नहीं मिल रहे हैं, दो मेरे ऐप में सब के सब मिल जाएंगे, प्रयास ऐप। तो यदि वहाँ पे यदि आप नहीं पहुँच पा रहे हो, या उसके फ्री जोन तक आप नहीं पहुँच पाए, तो इसमें से किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, और थोड़ा पेशेंस रखना भाई, कल परसों 2 दिन छुट्टी हमारे यहाँ, आपके पास सारे डिटेल पहुँच जाएंगे। तो ट्यूसडे 19 को हम लोग 5 PM पे फिर मिलेंगे फॉर रेस्ट ऑफ द अमेंडमेंट। और अभी आपके पास कोई आज से अमेंडमेंट में कोई डाउट रह गया तो आप बिंदास पूछ लीजिए, और कोई डाउट नहीं रहा तो आप बिंदास ट्वीट कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू अभिनंदन, थैंक यू चित्रा मैम, थैंक यू सहान, थैंक यू प्रणवी मैम। तो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी क्वेरी, आई एम फाइंडिंग सो मैनी ग्रैटिट्यूड, लेकिन मुझे क्वेरी नहीं मिली, इसका मतलब कोई खास क्वेरी है नहीं। सो थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस। अच्छे से बच्चों पढ़ते जाना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसलिए उनको फ्लायर के थ्रू दिया हूँ, ताकि आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी पढ़ सके। स्टूडेंट क्या होता है, अमेंडमेंट पढ़ना एक हवा बनाते रहते हैं, और बोलते हैं यार इतना लंबा अमेंडमेंट करने में बहुत टाइम लगेगी, तो हमने उनको छोटे छोटे दिया थी, कभी कभी मोबाइल में फ्लाई कर लेना, और चलते फिरते थोड़ा बहुत पढ़ लेना। पूरा अमेंडमेंट एक साथ पढ़ना क्यों है, धीरे धीरे पढ़ लो, इंस्टॉलमेंट्स में पढ़ लो। और यदि एक साथ पढ़ना है तो बहुत ही अच्छी बात है, सारे अमेंडमेंट एक साथ आपके पास आएंगे।